हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 15वीं क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण। एक्चुअली ये क्या था, क्रांतिकारी आतंकवाद इसे क्यों बोलते हैं, अंग्रेजों ने इसे क्यों ये नाम दिया, उस पर भी बात करेंगे। पहले तो आप लोग ये जान लो कि इसके दो चरण आए थे। पहला चरण आया था आपका स्वदेशी आंदोलन के जस्ट थोड़ा पहले आ गया था, और स्वदेशी आंदोलन के बाद ये तीव्र हो गया था। ये आएगा गांधी जी की एंट्री तक। फिर गांधी जी आ जाएंगे, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा वगैरह होगा, तो युवाओं में एक प्रकार से फिर से नया जोश जागेगा, नई आशाएं जागेंगी, और वो ये हिंसा वाला रास्ता है वो थोड़ा कुछ समय के लिए होल्ड पर रख देंगे। फिर जब असहयोग आंदोलन गांधी जी अचानक से वापस ले लेंगे, इसके बाद इसका दूसरा चरण आएगा। तो ये दोनों चरण देखेंगे नेक्स्ट दो क्लासेज में हम। पहली बात तो इसको आतंकवाद क्यों बोलते हैं, तो देखो अंग्रेजों ने जो भी युवा हैं हिंसा का अगर सहारा लेके स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना चाह रहे थे, उनको आतंकवाद का नाम दे दिया। जितना भी हमारा इतिहास है अधिकतर अंग्रेज ही लिख के गए हैं, उन्हीं के नाम चलते हैं। आप लोग देखते होंगे लॉर्ड लगा होता है, सर लगा होता है, तो ये सब इन्हीं का लिखा हुआ है, और फाइनली हम इन्हीं का ही पढ़ रहे हैं। जो हमारे इंडियंस ने भी इतिहास लिखा है तो इन्हीं के इतिहास से डिस्टॉर्ट करके उसे लिखा है, तो ये शब्दों का यूज हो रहा है। मेनली उन लोगों को बोला गया है कि जो युवा हिंसा का सहारा लेके अंग्रेजों में भय पैदा करना चाह रहे थे और उनको भयभीत करके ही इंडिया से भगाना चाह रहे थे, उनकी बात हो रही। अब इसकी शुरुआत क्यों होगी, सिंपल है। व्यक्ति हिंसा का सहारा कब लेगा, जब वो अहिंसक माँ, जो भी अहिंसक चीजें हैं या रास्ते हैं, इनसे संतुष्ट ना हो, निराश हो। तो एक चीज तो ये हो गई, प्लस कुछ सुधार भी ना हो रहा हो, काफी दिनों से इंतजार करते करते हो गया। तो यही हुआ 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना हो गई। उदारवादियों ने काम शुरू कर दिया, 20 साल तक काम करते रहे, मांग करते रहे, चीज़ें बताते रहे, अपने पोस्टर जारी करते रहे, मीटिंग होती रही कांग्रेस के सम्मेलन, लेकिन कुछ खास अंग्रेजों ने बातें मानी नहीं, कोई भी सुधार नहीं हुआ। तो युवाओं में निराशा थी, इसी वजह से उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। इसके प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ होंगे, बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र। ध्यान रखना एक एक पॉइंट इसका, तो आज का जो टॉपिक है हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। किस सन में कोई घटना घटित हुई, कहाँ पर घटित हुई, किसने की, कौन सी संस्था थी और किसे मारा, फाइनल परिणाम क्या निकला, है ना, सजाएं क्या क्या हुई, ये सब चीज़ें आपके लिए जाननी जरूरी हैं। तो सबसे पहले कहाँ, महाराष्ट्र का देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र में एक व्यक्ति थे, वासुदेव बसवंत फड़के। इनको प्रथम क्रांतिकारी माना जाता है जिन्हें सजा हुई। इन्होंने एक रामोसी कृषक दल बनाया था, नोट कर लेना अगर इसमें लिखा ना हो तो। एक प्रकार की सेना थी, एक गुप्त गतिविधियां करती थी, अंग्रेजों के अंदर भय पैदा करती थी। तो भारत में क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत वासुदेव बसवंत फड़के से मानी जाती है। उन्होंने एक सेना का गठन किया था। इसके बाद कुछ गतिविधियां होंगी, और फाइनली क्या होता है कि हर तरफ इंडियंस है, नौकरी में मैक्सिमम इंडियन, इसके बाद सेना में मैक्सिमम इंडियंस, पुलिस में मैक्सिमम इंडियंस। तो ये क्या करते थे, मुखबिर होते थे, इनके चौकीदार होते थे, तो यहाँ से पता चल ही जाता था अंग्रेजों को कि कौन क्या कर रहा है। तो इनको 1879 में गिरफ्तार किया जाएगा, आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, और फाइनली जेल में ही इनकी किसी रोग से मृत्यु हो जाती है। फिर 1897 में पहली राजनीतिक हत्या होगी। दो युवा रहेंगे, भाई रहेंगे, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर। ठीक है, ये क्या करेंगे, पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड पर अटैक करेंगे, और रैंड और एएस्ट उसका सहयोगी था, दोनों की हत्या कर देंगे। ये भारत में किसी यूरोपीय की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। अंतर है हत्या और युद्ध में मारना देना। ठीक है, तो ये हत्या पहली थी किसी भी यूरोपीय की, बाकी युद्ध में तो पहले भी कई यूरोपीय मारे गए। चापेकर बंधु जो थे एक संस्था से जुड़े हुए थे, उसका नाम था हिंदू धर्म संघ, इससे जुड़े थे। बाद में इन दोनों को फांसी दे दी गई। तो अंग्रेज यही करते थे, तुरंत ट्रायल शुरू करेंगे, 1 महीने 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर फांसी दे देते थे। 1899 में दामोदर तथा गणेश सावरकर, दामोदर का नाम सुना होगा आपने, बीडी सावरकर, वही है विनायक दामोदर सावरकर, और इनके भाई थे गणेश सावरकर।
इन्होंने एक संस्था बनाई मित्र मेला। गुप्त संस्था थी, अंदरूनी काम करती थी और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देती थी। जब भी मैं क्रांतिकारी गतिविधियां बोले तो समझ लेना हिंसा के माध्यम से अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाना, अटैक करना, मार देना उन लोगों को, ये सारे काम हो रहे हैं। अब ये मित्र मेला क्यों बनाई इन्होंने? एक्चुअली एक व्यक्ति का जिक्र कई बार हो चुका है वर्ल्ड हिस्ट्री में, थे मैजनी। मैजनी इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान था। बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे, हिंसात्मक मामलों का सपोर्ट करते थे और इन्होंने संस्था बनाई थी यंग इटली, यंग यूरोप। विवियन डेरेजियो आप लोग पढ़ चुके हो, ये भी मैजनी से प्रभावित थे और यहाँ पर भी वी डी सावरकर इनसे प्रभावित होंगे और इसी यंग इटली की तर्ज पे ये मित्र मेला बनाएंगे। 1904 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अभिनव भारत समाज। इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ थी? महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत है। एमपी मतलब उस टाइम पे मध्य प्रांत, यहाँ पे इनकी शाखाएं फैली हुई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो ऐसे ही पूछे जाते हैं, सन पूछा जाएगा, मित्र मेला की स्थापना कब हुई, किसने की, ये हो गया। ऐसे ही अभिनव भारत कब नाम पड़ा या अभिनव भारत की स्थापना कब हुई। अभिनव भारत की ओर से अब कुछ काम होंगे, वो सारे जान लो। एक व्यक्ति रहेंगे पीएम बापट, पांडुरंग महादेव बापट। इनको बम बनाना सीखने के लिए विदेश भेजा गया। तो बम बनाने की कला सीखने के लिए इनको विदेश भेजा गया। इन्होंने बम बनाना तो सीख ही लिया। एक रूसी पुस्तक थी बम मैनुअल, उसमें पूरा बम बनाने की पूरी कला लिखी हुई थी। उसका क्या किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया। और ये निश्चित है कि अंग्रेज इस पुस्तक को रिलीज नहीं होने देंगे, बैन कर देंगे। फिर भी अलग अलग नाम से गुप्त रूप से पुस्तक क्या होगी? रिलीज होगी। यही वो समय है जब साम्यवाद की लहर है पूरी दुनिया में। अभी कोई क्रांति नहीं हुई, पहली क्रांति 1917 में होगी रूस में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही हो जाएगी। लेकिन साम्यवाद इस टाइम पे पूरी दुनिया में पांव फैला रहा है अपना। और साम्यवाद का मतलब ये, मार्क्स ने बोला था कि बंदूक की नोक पर सत्ता को पहले अपने हाथ में लो, फिर जो आपके साथ शोषण हो रहा है उसे आप बंद करो। तो यही ये सारे लोग प्रभावित होकर कर रहे हैं। अभिनव भारत के सदस्य कौन कौन थे? एक तो बी डी सावरकर वगैरह थे, एक सदस्य थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे। इन्होंने क्या किया? 1909 दिसंबर में नासिक के एक मजिस्ट्रेट थे जैक्सन की हत्या कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। अब चूंकि ये संस्था से जुड़े थे और संस्था के हेड कौन थे? सावरकर बंधु। तो ये केस बाद में सावरकर पर भी चलेगा, नासिक षड्यंत्र केस। तो कन्हारे वगैरह को तो इन्होंने फांसी दे दी और सावरकर बंधुओं को बाद में मिलेगी। अभी इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, इनको गिरफ्तार किया जाएगा लंदन से, बी डी सावरकर को। आप लंदन में हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा के जो इंडिया हाउस है उससे जुड़े हुए वहीं पे हैं। आगे चलते हैं। फिर एक भारत माता समिति की स्थापना हुई। दो हैं, एक भारत माता समिति है, एक भारत माता सोसाइटी है। सोसाइटी की स्थापना पंजाब में होगी और समिति की कहाँ होगी? मद्रास में। किसने की? नीलकंठ ब्रह्मचारी और बंची अय्यर ने। अब पंजाब में देख लेते हैं क्या क्या क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। 1904 जे.एम. चटर्जी नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने भारत माता सोसाइटी की स्थापना कर दी। इसके जो प्रमुख सदस्य जो आगे ले जाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। इसमें सरदार अजीत सिंह रहते हैं प्रमुख, लाला हरदयाल रहेंगे जो गदर आंदोलन के भी जनक थे, सूफी अम्बा प्रसाद रहेंगे और बहुत पढ़े लिखे हैं। लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे, ठीक है, और विदेश में रह रहे हैं लोगों। अजीत सिंह ने क्या किया? लाहौर में एक संस्था की और स्थापना की। क्योंकि पंजाब आप लोगों को पता है भारत का ये वाला हिस्सा, ये क्या होगा? पूरा पाकिस्तान भी इसी में शामिल था। तो पंजाब की जो भी गतिविधियां होंगी वो लाहौर वगैरह कराची तक जाएंगी। तो इन्होंने संस्था की स्थापना किसकी की? अंजुमने मोहिब्बाने वतन, इस संस्था की स्थापना की और भारत माता नामक समाचार पत्र भी निकाला। ये क्वेश्चन भी आता है, भारत माता समाचार पत्र किसने निकाला। फिर बंगाल में देख लेते हैं। बंगाल तो क्रांति का आगे चल के बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। अनुशीलन समिति एक सबसे इंपॉर्टेंट संस्था थी। अनुशीलन समिति जो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देती थी, अलग अलग जगह इसकी शाखाएं थी। 1902 में स्थापना हुई। किसने की? सतीश चंद्र बोस और प्रमोद मित्र ने। शाखाएं कहाँ कहाँ थी? मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी इसकी स्थापना।
कलकत्ता में जतेंद्र नाथ बनर्जी और बारेंद्र घोष ने स्थापना की थी। ढाका में पुलिन बिहारी दास, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कुछ पत्रिकाएं और समाचार पत्र थे जो क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करते थे, लेख लिखते थे, बैन होने का खतरा था फिर भी लिखते थे, जेल भी जाते थे इनके जो संपादक होते थे। एक संध्या थी, ब्रह्म बंदोपाध्याय, युगांतर, बारेंद्र घोष वगैरह, और इसके बाद महाराष्ट्र में थी एक काल नामक समाचार पत्र। ये तीनों क्या करते थे, क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करते थे। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, राष्ट्रवादी पत्रिकाएं या अखबार या जो क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करते थे, ऐसे अखबार चुनिए। 1905 में बारेंद्र घोष और अरविंद घोष ने भवानी मंदिर नामक एक पुस्तक लिखी। अरविंद घोष अभी एक्टिव हैं। 1905 के बाद जो स्वदेशी आंदोलन चलेगा, बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगे, निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करेंगे, आगे बताएंगे निष्क्रिय प्रतिरोध क्या था। इसके बाद कलकत्ता में भी ये माणिक तल्ला में केस रहेगा, एक बम बनाने का कारखाना वहां पे लगता है, उसमें भी आप शामिल रहेंगे लेकिन बरी हो जाएंगे। 1906 में युगांतर समिति की स्थापना की बारेंद्र घोष और जतीन्द्र मुखर्जी ने। अप्रैल 1908 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर से अटैक करेंगे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये क्या करेंगे, मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करेंगे, लेकिन ये मारा नहीं जाएगा। ये कहाँ है देखो, मुजफ्फरपुर कहाँ है, बिहार में इस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही थे, तो ये बंगाल में आता था। इसकी हत्या का प्रयास करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति की, इनके सहयोगी की मृत्यु होगी, कैनेडी की, ये बच जाएगा। अब पुलिस तो तुरंत पीछे पड़ जाएगी, तो प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पकड़े गए और इनको फांसी हो गई। उस टाइम के क्या, अभी तक के सबसे कम उम्र के थे जो शहीद हुए थे, 14 वर्ष की उम्र में फांसी हो गई थी इनको। अलीपुर षड्यंत्र के हेमचंद, अब देखो वहां पे भी मैंने बताया था, यहाँ पे भी क्या होगा, जो पीएम बापट थे वहां पर, वो गए थे बम बनाना सीखने के लिए। यहाँ पर हेमचंद कानूनगो नामक व्यक्ति रहेंगे जो पेरिस जाएंगे। पेरिस उस टाइम पे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का प्रमुख केंद्र हो गया था। जो साम्यवादी क्रांति है वो पेरिस में कुछ समय के लिए हो गई थी, तो जितने भी क्रांतिकारी थे यहाँ जाते थे, इन लोगों को सपोर्ट दिया जाता था, बम बनाना सिखाया जाता था, हथियार दिए जाते थे, पैसे दिए जाते थे, और पूरी दुनिया में बोला जाता था कि आप साम्यवाद फैलाओ। तो हेमचंद कानून वो जाएंगे यहाँ पर और बम बनाना सीख कर आएंगे। 1908 में, अब ये जो इन्होंने सीखा है उसका क्या करेंगे, एक उद्योग धंधा, मीन्स एक कारखाना लगाया जाएगा कि बड़े पैमाने पर बम बनाए जाए और फिर क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की जाएं। तो कलकत्ता के माणिक तल्ला में बम बनाने का इन्होंने कारखाना लगाया। अब 1908 में पुलिस ने छापा मारा और सभी लोगों को पकड़ लिया। बारेंद्र घोष इसमें शामिल थे, अरविंद घोष शामिल थे, और जो युगांतर समूह था इसके और भी सभी लोग शामिल थे जो इन्होंने स्थापना की थी। टोटल 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और इन पर मुकदमा चलाया गया। इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने धोखा दिया था, वो था नरेंद्र गोसाई, ये सरकारी गवाह बन गया था। तो जब ये गवाह बन गया तो एक प्रकार से बाकी लोगों का दुश्मन हो गया, तो इसकी हत्या इसके ही साथियों ने जेल में कर दी, कन्हाई लाल दत्त ने। अरविंद घोष जो थे वो भी फंसे थे इस केस में। बारेंद्र घोष को तो सजा हो गई काला पानी की, अरविंद घोष को क्या हुआ, ये बच गए, साक्ष्यों का अभाव में बच गए। इनका मुकदमा लड़ा था चित्तरंजन दास ने, दीनबंधु चित्तरंजन दास, सीआर दास इनका नाम है, बहुत बड़े नेता हैं। स्वराज पार्टी की जब स्थापना होगी उसके अध्यक्ष रहेंगे आप। बंगाल के सबसे बड़े नेता है ये सीआर दास, वकील हैं बहुत बड़े। तो ये मुकदमा लड़ेंगे और इनको छुड़ा लाएंगे। सीआर दास का आगे भी जिक्र आएगा, सुभाष चंद्र बोस के एक प्रकार से गुरु भी थे। इसके बाद क्या करेंगे, जब ये अरविंदो घोष बच जाएंगे तो स्वदेशी आंदोलन भी विफल हो गया, प्लस यहाँ पे भी ये फंस गए थे, बच गए जब ये, तो ये क्या करेंगे, संन्यास लेके पौंडीचेरी चले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जब बंगाल नेशनल स्कूल खोला गया तो उसके प्रधानाध्यापक बनाए गए और बहुत सारी बुकें लिखी हैं। इनका पौंडीचेरी में एक आश्रम है, औरोविले आश्रम करके, बहुत विशाल आश्रम है, वहाँ पे गया हूँ मैं। तो वहाँ पे इनकी बुक जितनी भी लिखी हैं, यहाँ तो 3 4 5 बुक आप लोग पढ़ोगे, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं।
अरबिंदो घोष ने 1907 में वंदे मातरम नामक एक पत्रिका थी, उसके लेख में निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया था। क्या है निष्क्रिय प्रतिरोध? प्रतिरोध भी करना है यानी कि विरोध करना है, और वो वही निष्क्रिय रह के। तो ये था मेनली सरकारी कर्मचारियों के लिए। जो भी इंडियन ब्रिटिश नौकरी में थे, चाहे वो वकील वकालत कर रहे थे, चाहे वो स्कूल में थे, चाहे सेना में थे, चाहे पुलिस में थे, इन्होंने बोला कि आप लोग निष्क्रिय हो जाओ, कुछ काम मत करो तो अंग्रेज अपने आप बैठ जाएंगे। अरविंद घोष ने कर्मयोगिन, सावित्री, द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी, और काली पूजा, जैसे कि आपका महाराष्ट्र में बताया मैंने कि महाराष्ट्र में क्या था, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया किसने? तिलक ने। तो ये उन्हीं के ही सहयोगी तो है, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। तो ये क्या करेंगे? काली पूजा की शुरुआत करेंगे इसी तर्ज पे कलकत्ता में। और काली पूजा आज की डेट में कलकत्ता की मेन एक उत्सव होता है। दिल्ली षड्यंत्र केस, क्या होगा दिल्ली षड्यंत्र केस में? राजधानी आपको बताई थी 1911 में ये घोषणा हो गई कि राजधानी क्या बनेगी? अब दिल्ली बनेगी। पहले क्या थी? कलकत्ता। तो ये लागू कब हुआ? 23 दिसंबर 1912 को ये लागू हुआ। जिस दिन राजधानी बनी उस दिन क्या हो रहा था कि जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग, वो परिवार के साथ जुलूस में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। पूरा परिवार था, जुलूस था, कई गाड़ियां चल रही थी, जैसे होता है ना अपना गणतंत्र दिवस की परेड, वैसे परेड निकल रही थी एक प्रकार से। और इन पर चांदनी चौक में बम फेंका जाएगा, घायल हो जाएंगे, बच जाएंगे। ये जूनियर असिस्टेंट पेड बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिले, एक क्लासरूम जैसा माहौल मिले, रेगुलर प्रैक्टिस आप करते रहो, नेक्स्ट 2 से 3 दिन बाद आपके डेली टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, हर अल्टरनेट डे पर एक टॉपिक पर आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, फुल टेस्ट मिल जाएंगे, और रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉल्व होती रहती है। बैच फीस 299 है, और आपको पेटीएम या फ़ोन पे करना है, गूगल पे भी कर सकते हो। इसके बाद स्क्रीनशॉट इन 2 नंबर में से किसी पर भी भेज देना है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। तो हार्डिंग जब जुलूस में चल रहे थे तो इन पर बम फेंक दिया गया। कहाँ? चांदनी चौक में। बहुत फेमस मार्केट है दिल्ली का, और दिल्ली के मेन जगह पे पड़ता है। इसकी योजना किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये, भेष बदलने में माहिर हैं। जब भी कोई घटना घटित होती है ये कभी नहीं पकड़े गए। लास्ट में आप देखोगे आईएनए की भी स्थापना जो आज़ाद हिंद फौज है ना, इन्होंने ही की थी, बाद में सौंप दी थी सुभाष चंद्र बोस को। तो इन्होंने क्या की? योजना बनाई, सारी चीजें क्रियान्वयन कराया, और बाद में भेष बदलकर जापान चले गए, तो ये तो बच जाएंगे। बम किसने? बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास, इन 2 व्यक्तियों ने फेंका था। युवा थे, लेडी के ड्रेस में थे, और इन्होंने बम फेंक दिया था। बाद में इनको पकड़ के सजाएं दी गई। 1915 एक और बड़े क्रांतिकारी थे, जतीन्द्र नाथ बनर्जी। इनको बाघा जतिन बोला जाता था, क्योंकि इन्होंने एक बाघ से रक्षा करते हुए उसको ऐसे ही मार दिया था। ये इनकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इनकी भी कुछ योजना थी, लेकिन वो योजना लीक हो गई, तो फिर पुलिस से मुठभेड़ हो गई, और ये वहां पर उड़ीसा में शहीद हो गए। अब भारत से बाहर कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं। कहाँ कहाँ? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और अफगानिस्तान में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ लीजिए। ब्रिटेन में एक व्यक्ति थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1857 से 1930 तक इनका जीवन काल रहा है। इन्होंने क्या किया? 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। एक हाउस बना देते हैं इंडिया हाउस करके, उसमें जितने भी क्रांतिकारी हैं सबको पनाह दी जाती है, खाना पीना हर चीज़ की व्यवस्था की जाती है। तो जो भी इंडिया से कैसे भी करके ब्रिटेन पहुंच गया वो यहाँ पहुंच जाता था। बीडी सावरकर यहाँ पे रहेंगे। अन्य सदस्य कौन थे इंडिया होम रूल सोसाइटी के? लाला हरदयाल, बीडी सावरकर, मदन लाल ढींगरा, अब्दुल्ला सोहार वर्दी। मदन लाल ढींगरा अभी आएंगे और एक हत्या कर देंगे। इस सोसाइटी ने इंडिया हाउस की स्थापना की तथा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। तो इनकी पत्रिका कौन सी थी? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। एक सोशियोलॉजिस्ट अलग है, ठीक है, जिसका कानपुर से प्रकाशन हो रहा था, वो अलग है, और एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अलग है।
1907 सावरकर ने 1857 की क्रांति की अर्ध शताब्दी मनाई। जैसा मैंने बोला, सावरकर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इनके बारे में इस टाइम जो राजनीतिक रूप से चलता है वो अलग चीज़ है। ये क्या होंगे कि 1910 के आसपास गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, लंदन में गिरफ्तार होंगे। अभी इसके बाद इनको डिपोर्ट किया जाएगा, जहाज में आ रहे होंगे और आप समुद्र में कूद जाते हैं जहाज से, तैरते हुए कैसे भी करके एक किसी टापू पे या देश पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पे भी ब्रिटेन का शासन है। फिर गिरफ्तार करके फिर लाए जाते हैं, फिर काला पानी की सजा दी जाती है। 25-30 साल रहते हैं और स्वतंत्रता के बाद तक ये जीवित रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, लोगों में अलग जगाने के लिए 1857 ईस्वी की जो क्रांति है ना, उसका प्रसार किया। एक बुक लिखी मैंने बताया, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से, कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो ये सारा काम इन्होंने किया। इसी की अर्ध शताब्दी कब है, 50 साल बाद, तो 1907 में मनाई जाएगी। तो इन्होंने मनाने का प्लान किया और मनाई कहाँ पर, इंडिया हाउस में। और मराठी में एक पुस्तक भी लिखी इस पर, 1857 की क्रांति पर। सावरकर ने मैजनी की जीवनी तथा मराठी में काला पानी नामक पुस्तक भी लिखी। तो ये भी ध्यान रखना, मैजनी की जीवनी किसने लिखी, सावरकर ने, और काला पानी पुस्तक लिखी। जुलाई 1909 में क्या होगा, मदन लाल ढींगरा, इन्होंने भारत सचिव जो थे आपके, उसके राजनीतिक सलाहकार करजन बायली की हत्या कर दी। बहुत बड़ा अधिकारी है। भारत सचिव का पद एक हिसाब से देखो तो वायसराय की भी नहीं चलती थी इसके सामने, वो है। और उसका जो राजनीतिक सलाहकार है, जिसकी सलाह पर काम हो रहा है, उसकी हत्या कर दी। तो फिर मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी जाएगी। अब जब एक व्यक्ति कुछ काम कर बैठता है तो पता चलता है कहाँ से जुड़ा रहा हो और कौन कौन सहयोगी है। तो जाके देखा जाता है तो बीडी सावरकर वहां मिल जाते हैं। 1910 में सावरकर को गिरफ्तार करके नासिक षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाने के लिए, नासिक षड्यंत्र केस आप लोगों को बता दिया, जैक्सन की जहां हत्या हुई थी इंडिया के अंदर, उसमें भी ये इन्हीं की संस्था का व्यक्ति था। तो ये क्या होगा, इनको भारत डिपोर्ट किया जाएगा। और फिर जब डिपोर्ट कर रहा है, जहाज आ रहा है, वो स्टोरी आप लोगों को सुनाई जा चुकी है। अब यूरोप में देखते हैं कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं। मैडम भीकाजी कामा बहुत ही महान महिला थी। इन्हें बोला जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांति की माँ है। ये दादा भाई नौरोजी की सचिव भी रही थी, इंडिया हाउस से भी जुड़ी रही थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा की भी सहयोगी रही हैं। ये पेरिस में इंडिया सोसाइटी की स्थापना करेंगी। जैसा मैंने बोला, पेरिस क्या है आपका, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का एक प्रकार से केंद्र हो गया। आगे पैट्रियाट नामक समाचार पत्र निकालेंगे। अब पेरिस, जर्मनी वगैरह यूरोप में मार्क्सवादी क्रांति फैल रही है। तो ये क्या करेंगे, जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक जगह पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस होने जा रही है, वहाँ जाएंगी और वहाँ पर अपना तिरंगा फहराएंगी। तो एक तो ये पूछा जाता है कहाँ पर तिरंगा किसने फहराया, किसकी मीटिंग थी, और तिरंगे का रंग ज़्यादा डीप जाएंगे तो हरा, पीला और लाल रंग का ये तिरंगा था। 1915 वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल, ये लोग क्या करेंगे, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना करेंगे। बर्लिन कहाँ पे है, जर्मनी की राजधानी। जर्मनी में क्यों सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध आपका शुरू हो चुका है 1914 से 18 के बीच। जर्मनी एक तरफ है और ये ब्रिटेन वगैरह दूसरी तरफ है, तो ब्रिटेन के खिलाफ है, तो सारे काम जो भी होंगे अब जर्मनी में हो रहे हैं। यूएसए और कनाडा में क्या हो रहा है, 1907 में रामनाथपुरी संपादक हैं, अखबार वगैरह निकालते थे, इन्होंने उर्दू में सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को से सर्कुलर ए आज़ादी का प्रकाशन किया। ये अखबार पूछा जाता है। 1908 वैंकूवर से तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया, कि भारत को स्वतंत्र करो, या स्वतंत्र भारत का इन्होंने क्या किया, प्रकाशन किया। 1910 गुरुदत्त कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवक होम की स्थापना की। नाम पूछा जाएगा और संस्था पूछी जाएगी। तथा गुरुमुखी, जो पंजाबी भाषा है उसकी जो लिपि है वो है गुरुमुखी। इसमें स्वदेश सेवक अखबार भी निकाला। तारकनाथ दास, जीडी कुमार ने सिएटल, कहाँ है, वाशिंगटन राज्य है अमेरिका में, एक वाशिंगटन डीसी, एक वाशिंगटन राज्य है जहाँ पे अमेजोन का मुख्यालय है, ठीक है। तो यहाँ सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की इन्होंने।
अब आते हैं गदर आंदोलन। उस टाइम का सबसे बड़ा आंदोलन ये था, पहले गदर नामक एक समाचार पत्र निकलेगा, फिर आगे चल के एक संस्था बनेगी गदर, और लास्ट में एक पूरा आंदोलन चलेगा। आंदोलन का मकसद क्या होगा कि दुनिया भर में जो भी प्रवासी भारतीय हैं जो सेना में पुलिस में शामिल हैं, इनको एकजुट करना, हथियार जुटाना और एक साथ सशस्त्र क्रांति करना। क्रांति की डेट भी फिक्स हो जाती है, लेकिन इनका ही कोई साथी गद्दार निकल जाता है, वो लीक हो जाती है। लीक हो जाती है तो सभी फिर गिरफ्तार हो जाएंगे। तो मई 1913 पोर्टलैंड नामक जगह, यहाँ पर हिंदी एसोसिएशन की स्थापना हुई। बाद में इसका नाम क्या, हिंदुस्तान गदर पार्टी रखा गया। लेकिन मेन गदर पार्टी अभी ये नहीं है, आगे चलिए। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे, सोहन सिंह भाकना। महासचिव कौन थे, लाला हरदयाल। कोषाध्यक्ष कौन थे, काशीराम मरोली। अन्य सदस्य, क्योंकि गदर पार्टी से क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं बन जाता है, तो इसके सारे सदस्यों के नाम पता होना चाहिए। रामचंद्र थे, भाई परमानंद, परमानंद एक गली है मुखर्जी नगर में। बरकतुल्ला थे, इनके नाम पर तो एक यूनिवर्सिटी है बरकतुल्ला के नाम पर एमपी में। भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा और रघुवर दयाल, ये सभी लोग सदस्य थे। 1913 गदर समाचार पत्र साप्ताहिक का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। बाद में उर्दू के बाद पंजाबी में भी होगा, अंग्रेजी में होगा, पश्तो में होगा, बहुत सारी भाषाओं में इसका प्रकाशन होगा। और इसके संपादक कौन थे, रामचंद्र पेशावरी। गदर पत्रिका के नाम पर हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, एक संस्था की और स्थापना हो जाती है, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। यही मेन गदर पार्टी बनती है आगे चल के, क्योंकि अमेरिका में जो एसोसिएशन बनाया हिंदुस्तान के लोगों ने, तो उन्होंने अपना नाम रख दिया हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। इसका नाम गदर आंदोलन पड़ गया। और लाला हरदयाल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम क्या है, हिंट्स, HINTS लिखा है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। इनकी पुस्तक के बारे में पूछा जाता है तो इनकी पुस्तक का नाम जान लो। प्रमुख नेता थे ये गदर आंदोलन के। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की भी स्थापना की। सब अमेरिका में काम हो रहा है, और ये इनका मुख्यालय बन गया था। फिर गदर पार्टी ने लाहौर में 21 फरवरी 1915 को एक योजना बनाई कि इस डेट में एक साथ क्या होगा, सब जगह क्रांति की जाएगी। सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई तथा रास बिहारी बोस को अपना नेता चुना। जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने रास बिहारी बोस को अपना लीडर चुना कि आप हमें लीड कीजिए। लेकिन करतार सिंह नामक एक व्यक्ति था, इसने मुखबिरी कर दी, अतः सभी पकड़े गए। इसी टाइम पे एक भारत रक्षा अधिनियम आएगा, जो मार्शल लॉ वाला होता है ना, अप्सपा है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, जम्मू कश्मीर वगैरह में लगता है, उससे भी खतरनाक था ये भारत रक्षा अधिनियम। पूरे पंजाब में लागू हो जाएगा, और ये पंजाब में 2-3 साल लागू रहेगा, क्योंकि जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, अब केंद्र बन जाएगा पंजाब। लास्ट में जलियांवाला बाग के टाइम पे भी ये लागू रहता है अधिनियम, और फिर जलियांवाला बाग हो जाता है। आगे आते हैं। 1915 से 1917 तक इन लोगों पर लाहौर षड्यंत्र केस, प्रथम 2 लाहौर षड्यंत्र केस हैं, तो इन पर इस टाइम का जो केस है उसे प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस बोला जाता है। वो चलाया गया, सभी पर मुकदमे चले, कुछ लोगों को फांसी दे दी गई, कुछ लोगों को काला पानी की सजा दी गई। 1915 में भारत रक्षा कानून इसीलिए लाया गया था कि इन क्रांतिकारियों को रोका जाए। अब आते हैं, जैसे जो भी आपके ये आते हैं ना इस तरीके के, वो क्या होते हैं, आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन देते हैं, है ना, NSA जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है इस टाइम पे। तो उसमें क्या होता है, आप पे बिना मुकदमा चलाए 1 साल 2 साल जेल में डाल सकते हैं, कोई सबूत हो चाहे ना, शक के बिना पे। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार जान लेते हैं। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में भारत सरकार की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप, इनके नाम पे अभी मोदी जी ने एक यूनिवर्सिटी का नाम घोषित किया था। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना वो यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। बहुत महान व्यक्ति थे। पहली अगर बोले तो भारत से बाहर पहली अस्थाई सरकार, वो भी भारत सरकार की स्थापना इन्होंने काबुल में कर दी थी। अफगानिस्तान जहाँ पे कोई सरकार बना नहीं पाया, वहाँ जाके इनके मंत्री कौन थे, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे, मोहम्मद ओबेदुल्ला गृह मंत्री थे इस टाइम पे। महेंद्र प्रताप ने प्रेम धर्म नामक एक पुस्तक भी लिखी, और ये जो थे महेंद्र प्रताप मार्क्सवाद से प्रभावित थे, लेनिन से भी मिले थे। लेनिन ही रूसी क्रांति के जनक थे, या रूसी क्रांति के प्रमुख लीडर थे।
जो पुतिन वगैरह है ना, अब उन्हीं के ही उत्तराधिकारी हैं। मेन काम लेनिन करके गए थे। यहाँ पे आज की क्लास ख़त्म होती है। चूँकि ये ज़्यादा कंटेंट फैक्चुअल कंटेंट था तो 2 क्लासेज में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्लास ज़्यादा नहीं आएगी, 4 या 5 पेज की है, तो उसमें क्रांतिकारी गतिविधियों का द्वितीय चरण खत्म हो जाएगा। अगर आप बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीओ की पूरी प्लेलिस्ट 85 क्लासेज की इसी चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग उनको भी देख सकते हैं। बाकी पेड बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फीस 299 है। सेम प्रोसीजर है, फ़ोनपे पेटीएम वगैरह इस नंबर पे कर लेना, ये नाम चेक कर लेना, इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना किसी एक पर। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्लासेज अगर हेल्पफुल लग रही हैं तो बिल्कुल शेयर करते रहिए अपने आसपास। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।